क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो साइंस की वीडियोस बन रही हैं उस कड़ी में एक और नया वीडियो, द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। जानते हो, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको तो मैंने ऊपर से नीचे, साइड से साइड पूरा रट लिया था, पर इसके पीछे जो लॉजिक था उसको नहीं समझा। आज हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी, फिर आप पीरियोडिक टेबल 1 मिनट में समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपने हमारे ये वाले वीडियोस तो देखे ही हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपको याद होगा, एटम के बीच में है नाभिक, न्यूक्लियस, जिसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, कक्षाएं हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमती रहती हैं। नंबर 1। नंबर 2, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इसको ऐड करके बनता है एटॉमिक मास। 3 नंबर पे है एटॉमिक नंबर। नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वो है एटॉमिक नंबर, जिसे Z से दर्शाया जाता है। और 4 नंबर पे है वैलेंस या संयोजकता। सबसे बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो है संयोजक इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखो, किसी भी एटम को स्टेबल बनने के लिए चाहिए बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 तो सबके पास होते नहीं है, किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है, किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के बाहरी वाली कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से तो काम नहीं बनेगा, हमें 8 चाहिए, तो वो एक हाइड्रोजन को पकड़ता है। हाइड्रोजन के बाहर है 1 इलेक्ट्रॉन। 6 + 1 7। बात तो नहीं बनी, इसलिए वो एक और हाइड्रोजन को पकड़ता है। अब देखो, तीनों जब मिल गए तब तीनों के लिए 8 बन गया ना। तो 3 अगर एक साथ रहे तो वो स्टेबल रहेंगे। और H2O क्या है बताओ तो जरा? बिल्कुल जल, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। तो इन 5 पॉइंट को अब बिल्कुल याद रखो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पीरियोडिक टेबल। मिस्टर पीरियोडिक टेबल, थोड़ा डांस करना बंद करेंगे, फिर हम इनको देखेंगे अच्छी तरीके से। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले याद रखो कि ये जो कॉलम्स हैं, ये जो स्तंभ हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप, समूह। और ये जो क्षितिज लाइन्स है, ये जो लाइन्स ऐसे जा रही हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड्स या आवर्त। इस चीज को याद रखो। ओके, आवर्त में कैसे सजाए जाते हैं? एक आवर्त में जितने भी तत्व हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल्स हैं, अध्यसित कोश। फॉर एग्जाम्पल, अब आप 3rd रो को देखो, 3rd पीरियड या आवर्त को देखो। इसमें जितने तत्व हैं, जैसे देखो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन सब के 3 ऑर्बिट्स ऑक्युपाइड हैं। इसीलिए इनको 3 नंबर आवर्त में रखा गया है। ये याद रहेगा आपको। नंबर 1। नंबर 2 आपको याद रखना है कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इनकी वैलेंस एक एक करके बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का वैलेंस है 1, मैग्नीशियम का है 2, एल्यूमिनियम का है 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5। गॉट इट? इनका एटॉमिक एक रेडियस होता है, एक एटॉमिक साइज होता है, जो है एटम के नाभिक के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से बाहर वाली कोश तक का डिस्टेंस। जैसे हम आवर्त में, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ते हैं ये ऑर्बिट्स एक के बाद एक पास आने लगते हैं। तो याद रखो, पीरियड में, आवर्त में जितने तत्व हैं सबके सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल्स, नंबर 1। नंबर 2, लेफ्ट से राइट जाते हुए वैलेंस एक 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 करके बढ़ता जाता है। नंबर 3, लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जाता है। अब चलो हम ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात, जो कॉलम की बात है। जो भी तत्व एक कॉलम में है उन सब का वैलेंस सेम है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कॉलम देखो, सोडियम और पोटेशियम है ना, दोनों के वैलेंस सेम, दोनों का वैलेंस 1 है, इसलिए वो 1 वाले ग्रुप में है। नंबर 2 में देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, दोनों का वैलेंस 2 है, इसलिए ये दोनों 2 नंबर ग्रुप में है। इसी तरह ये ग्रुप्स की सारणी बनती है। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है कि ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वैसे ही एटम का साइज, उसमें शेल्स बढ़ रही हैं, इसलिए उसका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है। थर्ड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, एक ये जिगजैग लाइन को देख रहे हो,
जिगजैग साइन के लेफ्ट साइड पे जितनी हैं वो सारे धातु हैं, मेटल्स, और राइट साइड पे जो हैं वो हैं नॉन मेटल्स, अधातु, और बीच वाले जो हैं वो हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? जब वो कभी बॉन्ड तैयार करती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने से वो बन जाती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करती हैं, इसलिए वो होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो ऑक्साइड्स बहुत अच्छी तरीके से बनाती है। तो जिगजैग लाइन को याद रखो, लेफ्ट साइड पे मेटल्स और राइट साइड पे नॉन मेटल्स, और बीच वाले जो हैं वो हैं दोज आर मेटलॉइड्स। हो गया आपका? पीरियड भी बता दिया आपको, ग्रुप भी बता दिया, दोनों का लॉजिक भी बता दिया, तो चैप्टर खत्म। थोड़ा सा और, जरा सा और, मैं आपको 4 लोगों की पिक्चर दिखा रही हूँ। ये हैं डोबर्नियर, ये हैं न्यूमैन, ये हैं मेयर और ये हैं मेंडलीफ। ये 4 अलग अलग टाइम पे थे, पर इन सबको एक कॉमन फैक्टर था। कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित करके रखना चाहते हैं। इन तारों में वो थी केओस या घिचड़ पिचड़, इनको बहुत ही गुस्सा आ जाता था। तो उस वक्त जो तत्व थे वो सारे इधर उधर फैले हुए थे, उसका कोई सिस्टम नहीं था, कोई मेथड नहीं था। तो सबसे पहले डोबर्नियर ने कहा कि मैं इनको 3-3 के ग्रुप में लगाऊंगा एटॉमिक वेट के अनुसार। अब देखो, नंबर 1 ग्रुप, नंबर 2 ग्रुप, नंबर 3 ग्रुप। अब ग्रुप को अगर आप क्लोजली देखो तो आप देखोगे हर ग्रुप में पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इन दोनों का एवरेज इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो इस तरीके से वो लगाते गए, पर वो सबका बना नहीं सके। तब मिस्टर न्यूमैन ने काम शुरू किया और उन्होंने बोला सारे गामा पाधा निसा, डो रे मी फा सोला टी डो। उन्होंने म्यूजिक लगाया। म्यूजिक में जैसे 7 नोट होते हैं, उसके बाद 7 नोट फिर रिपीट होते हैं और फिर 7 नोट रिपीट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट्स के हम 7 की सीरीज बना सकते हैं। अगले जो 7 की सीरीज आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी तरह ही होंगी। जैसे नंबर 1 की प्रॉपर्टी वैसे नंबर 8 की प्रॉपर्टी, नंबर 2 की प्रॉपर्टीज नंबर 9 की तरह है, नंबर 3 की नंबर 10 की तरह है। फिर हम आगे बढ़े और आए मिस्टर मेयर के पास। मिस्टर मेयर ने कहा कि एटॉमिक वेट तो ठीक है, पर हमें इसके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना जरूरी है कि ये बॉन्ड्स कैसे तैयार करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक डांस पार्टी का एग्जाम्पल दूंगी। किसी डांस पार्टी में आप जाओ तो आप देखोगे कुछ लोग एक दूसरे के साथ ही डांस करते हैं, किसी दूसरे के साथ डांस नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह कुछ एलिमेंट्स हैं जो केवल हाइड्रोजन के साथ ही डांस करेंगे और हाइड्राइड बनाएंगे, और कुछ हैं जो ऑक्सीजन के साथ डांस करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे। तो उन्होंने इन सब के प्रॉपर्टीज छोटे छोटे कागज पे लिखे और दीवार पे चिपकाया। फिर उन्होंने देखा कि किसकी किसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनको उन्होंने एक ग्रुप में डालने की कोशिश की। और फिर मेंडलीफ ने इसको लगाया अपने टेबल के अनुसार। मेंडलीफ की सारणी जो है, मेंडलीफ की सारणी उस वक्त तो हलचल फैल गया कि बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है, पर बाद में लोग कहने लगे कि सिस्टम में कुछ छोटे छोटे गैप्स हैं। जैसे किसी किसी जगह पे ज़्यादा एटॉमिक वेट को पहले रख दिया, कम एटॉमिक वेट को बाद में रख दिया। इसका लॉजिक लोग समझ नहीं पा रहे थे। नंबर 2 प्रॉब्लम थी कि कहीं कहीं ना गैप्स आ रही थी, कुछ कुछ जगह पे उनको वो एलिमेंट मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उस वक्त शायद वो तत्व डिस्कवरी ना हुए हो, इसलिए वो मिल नहीं रहे थे। तो मेंडलीफ ने क्या किया, सपोज एक एलिमेंट है बोरॉन, बोरॉन का अगला वाला उनको मिल नहीं रहा है, उन्होंने गैप छोड़ दिया और उसमें लिखा एका बोरॉन, यानी कि जब मिलेगा ये बोरॉन के बाद आएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के बाद एका एल्यूमिनियम, ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी जो वीकनेस थी कि उस वक्त ना नोबल गैसेस जो हैं, जैसे हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, ये सब गैसेस के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तो इसका तो कोई पोजीशन ही नहीं था इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं अराउंड 1913। उस वक्त आप देखोगे मोजली, हेनरी मोजली नाम के साइंटिस्ट यूके में काम कर रहे थे। मोजली ने कहा कि एटॉमिक वेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद करो, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम लगाए तो कैसा बनेगा, और उन्होंने जो टेबल बनाया दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जानते हो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? ओनली 26। इसके 1 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया।
वो आर्मी में वॉलंटियर किया, वो आर्मी में गए और 1915 में गैलीपोली के युद्ध में टर्की में उनकी डेथ हो गई। तो दुनिया ने एक साइंटिस्ट को खो ही दिया। तो ये जो उन्होंने टेबल बनाया था, इसमें मेंडलीव की टेबल में जो 3 खामियां थी वो पूरी हो गई। तो ये रहा आपका चैप्टर। कौन सा मुश्किल था बताओ? तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद चैप्टर को पढ़ लेना, एकदम ऑल क्लियर, 5 मिनट्स एंड चैप्टर क्लियर। इसका सारांश आपको मिल गया यहाँ पे। और हम इस सब वीडियो के हम आपको बनाते हैं एक राइटअप जो आपको मिल जाएगा इस ब्लॉग पोस्ट में। और आप हमारे साथ इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक इस सब पे जुड़े हुए हो ना, क्योंकि डेली हम इस पर एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।